हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग किंग्सले डेविस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग सामाजिक स्तरीकरण पढ़ते हैं तो किंग्सले डेविस को ज़रूर पढ़ते हैं। इनका अगर अप्रोच की बात करें तो फंक्शनल अप्रोच रहा है, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के लिए इनको जाना जाता है। एक और फैक्ट इनके नाम जाता है, वो है इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो है ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये है कि जो हरिकृष्ण रावत की जो बुक है समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार, इसमें जो बुक का पब्लिश ईयर है वो 1936 दिया गया है। जबकि अगर हम सोर्सेज देखें तो वहाँ से ये 1949 दिखा रहा है पब्लिश हुआ। तो इसको आप लोग अपने से भी थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि किंग्सले डेविस का आखिर में समाजशास्त्र में क्या योगदान रहा है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं, इन्होंने किस किन क्षेत्रों में अध्ययन किया है, या इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के अध्ययन में। तो सबसे पहला फैक्ट यदि निकल के आता है तो ये है कि इनका अप्रोच जो रहा है वो फंक्शनल रहा है। तो जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फंक्शनल इनका अप्रोच रहा है, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। इन्होंने जो सामाजिक स्तरीकरण है उसको इन्होंने कहा पॉजिटिवली देखा था। इन्होंने कहा था कि उसके भी अपने कुछ फंक्शन होते हैं, कि हर किसी की जो क्षमता होती है या हर किसी की इंटेलिजेंसी लेवल उस स्तर की नहीं होती है कि हर कोई हर कार्य कर सकता है। इसके लिए सोसाइटी में अलग अलग जो इंटेलिजेंसी लेवल है उसके अकॉर्डिंग या उनकी कार्यकुशलता, उनकी सोचने की क्षमता, उसके अनुसार उनको कार्य दिया जाता है और उसी के हिसाब से समाज में उनको उस तरीके की परिस्थिति मिलती है या वेतन भत्ता जो भी दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो उसके अनुसार मिलता है। इसका जो एक क्रिटिसिज्म हुआ था वो आप लोग यदि डीपली पढ़े होंगे तो मेल्विन ट्यूमिन ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, किंग्सले डेविस का जो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है उसका। तो ये अक्सर करके अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ भी दिया जाता है कि किंग्सले डेविस के सामाजिक स्तरीकरण का जो विचार था, प्रकार्यात्मक अप्रोच था या फंक्शनल अप्रोच था, उसको किसने क्रिटिसाइज़ किया था, तो वो मेल्विन ट्यूमिन थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने डीपली पढ़ा होगा सामाजिक स्तरीकरण को तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो किंग्सले डेविस हैं ये सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली पे इनका काफ़ी डीप स्टडी रहा है, यानी कि परिवार का जो समाजशास्त्र होता है। जो हरिकृष्ण रावत की जो बुक है उसमें ये भी बात कही गई है कि इनका वेश्यावृत्ति पे भी काफ़ी गहन अध्ययन रहा है। साथ ही अगर हम बात करें प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की इनकी, तो जो टालकट पार्सन्स हैं और आर.के. मर्टन, इनसे इनको काफ़ी प्रभावित देखा गया है। और इन्होंने जो अपना एक फंक्शनल अप्रोच दिया है सामाजिक स्तरीकरण में, वो टालकट पार्सन्स और मर्टन के परिप्रेक्ष्य पे ही आधारित है। आप सभी को पता है कि मर्टन और पार्सन्स दोनों जो हैं वो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से ही जुड़े हुए हैं, और पार्सन्स के शिष्य मर्टन थे, तो मर्टन भी जो थे वो काफ़ी हद तक पार्सन्स से प्रभावित थे। हालांकि ये अलग बात है कि पार्सन्स ने ग्रैंड थ्योरी दी थी और वहीं पे मर्टन जो हैं वो मिडल रेंज थ्योरी देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर हम बात करें टालकट पार्सन्स की ग्रैंड थ्योरी और मर्टन की मिडिल रेंज थ्योरी की, तो पार्सन्स ने ऐसा कहा था कि हमको
एक ग्रैंड थ्योरी बनाने की ज़रूरत है जो कि होल सोसाइटी पे, पूरे समाज पे अप्लाई कर सकते हैं और उससे हम पूरी सोसाइटी का एक सही तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। वहीं पे आर के मार्टिन कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को एक मध्य सीमा जो है या मिडिल रेंज थ्योरी लानी पड़ेगी, क्योंकि हर सोसाइटी में अलग अलग उसको टुकड़ों में यदि बांट के हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा सही से समझ पाएंगे। हर सोसाइटी में हम ग्रैंड थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं या किसी भी सोसाइटी में ग्रैंड थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि किंग्सले डेविस जो हैं वो किसकी थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये तो बात सही है कि ये पार्सन्स और मर्टन दोनों से प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने पार्सन्स की ग्रैंड थ्योरी की अपेक्षा मर्टन की जो मिडिल रेंज थ्योरी है उसको ज़्यादा इन्होंने स्वीकार किया है, या ये कहें कि इन्होंने उसको ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसको इन्होंने ज़्यादा वरीयता दी है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जो कि इनके फंक्शनल अप्रोच को लेके थे। आगे हम लोग अभी डिटेल में इनके बारे में समझने वाले हैं कि आखिर में हम लोग किंग्सले डेविस को क्यों पढ़ते हैं। तो ये तो पार्सन्स मर्टन की थ्योरी से संबंधित हम लोग जोड़ के और सामाजिक स्तरीकरण का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्होंने अपने विचार दिए हैं उस पर हम लोग डिस्कस किए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किंग्सले डेविस की ये इमेज है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इतना इसलिए डिस्कस कर दी हूँ कि आप लोगों को किंग्सले डेविस सामाजिक स्तरीकरण में आप लोग पढ़ते हैं और उससे जब उनकी थ्योरी, उनका अप्रोच जो है या किन थिंकर से वो प्रभावित थे, तो जब थोड़ा को रिलेट आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, किंग्सले डेविस का जो जीवन काल है वो 20 अगस्त 1908 से 27 फरवरी 1997 तक रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अमेरिकी समाजशास्त्री और जनसांख्यिकीविद थे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री या अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। ओके, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें 20वीं सदी के सबसे उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक माना था और वे हूवर इंस्टीट्यूशंस के वरिष्ठ अनुसंधान फेलो भी थे। ओके, यहाँ पे कंटेंट आप लोगों को इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो किंग्सले डेविस, इनका अगर हम टाइमलाइन देखें तो 20 अगस्त 1908 to February 27, 1997 was an internationally recognized American sociologist and demographer. He was identified by the American Philosophical Society as one of the most outstanding social scientists of the 20th century and was a Hoover Institution's senior research fellow. यहाँ पे एक इनका बहुत ही प्रसिद्ध कथन है इनके परिप्रेक्ष्य को ही लेके, तो ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। कभी हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ भी दिया जाए कि ये कथन जो है वो किस विचारक के द्वारा कहा गया है। तो इन्होंने कहा है कि प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य जो होता है यानी फंक्शनल अप्रोच जो होता है वो न केवल एक सर्वाधिक प्रबल परिप्रेक्ष्य है अपितु समाजशास्त्र में यही एकमात्र विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ इसको इन्होंने वरीयता ही नहीं दी थी, बल्कि इन्होंने कहा था कि सिर्फ यही जो है एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है कि जिससे कि हम समाज की जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन सही से कर सकते हैं। तो ये किंग्सले डेविस का कथन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो 1940 से 1950 के बीच का समय था, उस समय जो फंक्शनल अप्रोच था वो अपने विकसित ये कहें अवस्था में था और उसको मूर्त रूप देने में, उसके विकसित होने में काफ़ी कुछ योगदान जो रहा है वो किंग्सले डेविस का भी रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। शिक्षा और कैरियर की यदि बात करें तो डेविस ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी प्राप्त की और स्मिथ कॉलेज
क्लार्क विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया था। अपनी अन्य उपलब्धियों के अलावा डेविस ने पॉपुलेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका और अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग में संयुक्त राज्य अमेरिका का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहकार परिषद के सदस्य और अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की जनसंख्या पर सलाहकार समिति की ये सदस्य भी रहे। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी 1960 और अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस 1964 दोनों के ये निर्वाचित सदस्य भी थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी 1966 के लिए चुने जाने वाले ये पहले समाजशास्त्री थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में 1966 के लिए चुने जाने वाले ये पहले समाजशास्त्री थे। डेविस ने जनसांख्यिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए आयरीन बी ताइबर पुरस्कार 1978, समाजशास्त्र में विशिष्ट कार्य के लिए कॉमनवेल्थ पुरस्कार 1979 और अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन 1982 से करियर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलरशिप पुरस्कार जीता था। 1953 में उन्हें अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन के फेलो के रूप में चुना गया था। सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है, तो आप लोग चाहिए तो इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। ये आप लोग नेक्स्ट पेज यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यदि रिसर्च की बात करें तो डेविस ने यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के समाजों के प्रमुख अध्ययनों का नेतृत्व और संचालन किए थे। तो ये भारत में भी इन्होंने अध्ययन किया। डेमोग्राफी की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे इनकी बुक भी है, तो उसको आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जनसंख्या विस्फोट शब्द को इन्होंने गढ़ा था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो वर्ड है उसको इन्होंने गढ़ा था और जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के नामकरण और विकास में एक प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाई थी। वह अति नगरीकरण के सिद्धांत के विकास के मूल विद्वानों में से एक थे। जो अति नगरीकरण हो रहा था इसमें किस तरीके से हमें आगे स्थितियां क्या दिखाई देंगी, तो उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ भविष्यवाणी भी की थी। उन्हें शून्य जनसंख्या वृद्धि यानी कि जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ शब्द गढ़ने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इनके लिए की टर्म है जो कि आप लोगों को याद रखना है। हालांकि जॉर्ज स्टोल्निट्ज ने उस विशिष्टता का दावा किया था। ओके, डेविस के कई बच्चे थे जबकि उन्होंने दुनिया भर में बच्चे पैदा करने की सीमाओं का समर्थन किया था। उनके हालांकि कई बच्चे थे लेकिन उन्होंने ऐसा माना था कि दुनिया भर में हमें बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि एक पेरेंट्स से, एक माता पिता से इतने ही बच्चे होने चाहिए। डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत शीर्षक से एक प्रभावशाली लेख भी प्रकाशित किया था। तो सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये बुक आप लोगों को पता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। विल्बर्ट मूर और किंग्सले डेविस की बुक है जो सामाजिक असमानता के कारणों का एक बहुत ही प्रभावशाली कार्यात्मक विवरण था। डेविस और मूर कुछ पदों की दूसरों पर कार्यात्मक आवश्यकता के लिए तर्क देने के लिए दुर्खीम और पार्सन्स को संश्लेषित करते हैं। जो सबसे अधिक भुगतान किए जाते हैं वे सबसे योग्य व्यक्तियों को मिलते हैं। यहाँ पे अब इनकी जो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इनका मानना था
कि जो सबसे अधिक भुगतान किए जाते हैं वे सबसे योग्य व्यक्तियों को मिलते हैं। साथ ही विभेदक पुरस्कार व्यक्तियों को उन पदों को भरने के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो वे अन्यथा नहीं कर सकते। मीन्स ये है कि अगर समाज में कुछ हमें किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो इसीलिए दिया जाता है ताकि दूसरे लोग जो हैं वो कार्य करने के लिए या उस जगह तक, उस पद तक पहुंचने के लिए प्रेरित हो सकें। इस प्रकार इस दृष्टिकोण से जो बीमारी होती है वो एक विचलित अवस्था है, क्योंकि इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी भूमिका को भरने में सक्षम नहीं हो सकता है। समाजशास्त्री इस लेख को कार्यात्मक तर्क के एक प्रतिमान के रूप में देखते हैं और वास्तव में डेविस समाजशास्त्र के इस स्कूल में एक अग्रणी व्यक्ति बन गए। एक जनसांख्यिकीविद के रूप में यानी डेमोग्राफर के रूप में डेविस को विश्व जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के इतिहास और सिद्धांत, विश्व शहरीकरण, जनसांख्यिकी संक्रमण और जनसंख्या नीति में उनकी विशेषज्ञता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। ओके, आप लोग यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं, इंग्लिश में है और मैं यहाँ पे जो कुछ की टर्म है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो डेविस लेड एंड कंडक्टेड मेजर स्टडीज ऑफ सोसाइटीज इन यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, क्वाइंड द टर्म, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सपोज आप लोगों को हिंदी में टर्म यदि न भी याद रहे, इंग्लिश में टर्म जरूर याद रहने चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो टर्म है इसको इन्होंने क्वाइंड किया था, इस शब्द को इन्होंने गढ़ा था। एंड प्लेड अ मेजर रोल इन द नेमिंग एंड डेवलपमेंट of the demographic transition model. He was also one of the original scholars in the development of the theory of over-urbanization. He is also credited with coining the term. ये आप लोग यहाँ पे अगेन आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है कि इन्होंने क्वाइन किया था टर्म को, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। Although George Stolnitz claimed to have that distinction, तो वो अलग बात है कि जॉर्ज स्टॉलनिट्ज जो थे उन्होंने क्लेम किया था कि नहीं ये मैंने वो किया था, लेकिन जो ये क्रेडिट जाता है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ टर्म को क्वाइन करने का वो किंग्सले डेविस को जाता है। ओके, Davis had several children while espousing limitations on childbearing worldwide. Davis also published an influential article. ये आर्टिकल थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि हम लोग इसको बहुत सारे एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट मैं ये कहूँ कि लगभग हर किसी एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाता है। विल्बर्ट ई मूर का और डेविस की जो इंटाइटल्ड बुक है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये एक आर्टिकल थी जिसको हम लोग बुक के रूप में देखते हैं, विच वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फंक्शनलिस्ट अकाउंट ऑफ द रीजंस फॉर सोशल इनइक्वालिटी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेविस एंड मूर सिंथेसाइज Durkheim and Parsons to argue for the functional necessity of some positions over others. तो इनका आप लोगों को पता है those that are highest paid go to the most deserving individuals. At the same time, the differential rewards motivates individuals to work to fill positions they might otherwise not. तो इन्होंने कहा था कि जो भी पोजीशंस होते हैं और उस पर उनको जो पे किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि जो लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं या उन पदों तक पहुंचना चाहते हैं वो उतनी ज़्यादा मेहनत खुद भी करें। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग इनकी कुछ पब्लिश्ड बुक है उसको हम लोग देखेंगे। तो हालांकि इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, इन्होंने कुछ बुक्स के चैप्टर्स भी लिखे हैं, दूसरे राइटर्स के बुक्स के इन्होंने चैप्टर्स भी लिखे हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉरी, किंग्सले डेविस वाज अ prolific scholar who published numerous
रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स, चैप्टर्स एंड बुक्स। तो सबसे पहले हम लोग बुक्स देखेंगे किंग्सले डेविस की। यहाँ पे 1935 की बुक इनकी आती है, यूथ इन डिप्रेशन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है। ह्यूमन सोसाइटी तो हम सभी को पता ही है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विकिपीडिया पे मेंशन जो किया गया है ईयर है वो 1949 है। जबकि मैं जो हरि कृष्ण रावत के समाजशास्त्री सिद्धांतकार वाली जो बुक है उसमें हम देखें कि उसमें 1936 दिया है। तो एक बार आप लोग क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक आप लोग 1949 में ही देख सकते हैं, मॉडर्न सोसाइटी। 1951 में द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। 1960 में स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप, तो इन्होंने नातेदारी की एक संरचनात्मक एनालिसिस भी किया है। ओके, पॉपुलेशन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकी 1961 में एक बुक आती है, द पॉपुलेशन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड एग्रेरियन कंट्रीज। तो ये एक इनकी और इम्पॉर्टेंट बुक है, 1965 में पब्लिश होती है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टाइलिकेस करके है, ये जी फ्रेडरिक के साथ में है 1971 में। ओके, ये बुक एक इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, सिटीज़ करके है, द ओरिजिन ग्रोथ एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। 1973 में ये बुक पब्लिश होती है। नेक्स्ट बुक आप लोग देख सकते हैं 1972 में पब्लिश होती है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 1952-1970। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इनकी कुछ ही किताबें हैं, ऑलमोस्ट 7-8 किताबें हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताबें हैं, या आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस ये कर लेंगे कि इन्होंने कुछ दूसरे ऑथर्स के बुक में भी इन्होंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, द अमेरिकन क्लास स्ट्रक्चर। ये जोसेफ ए कॉल की बुक 1959 में पब्लिश हुई थी, तो इसमें इन्होंने चैप्टर लिखा है। ओके, यहाँ पे आर टर्नर की 1961 में एडिटेड बुक है, इंडियाज़ अर्बन फ्यूचर। इसको ये चैप्टर इन्होंने इसमें लिखा है। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ये आप लोग देख सकते हैं 1965 में इन्होंने लिखा है। एडिटेड वॉल्यूम की बात करें तो किंग्सले डेविस की 1945 में एडिटेड वॉल्यूम आती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन ट्रांजिशन। और एक और यहाँ पे बुक आप लोगों को दिख रही है 1987 की, बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो ये कई सारे थिंकर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एम हेलन करके हैं, सेलर्स करके हैं, मिखाइल बर्नस्टैम, किंग्सले डेविस। तो ये जस्ट आप लोगों को नाम इतना पता रहना चाहिए, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड में किंग्सले डेविस का भी नाम आ जाता है। ओके, यहाँ पे आप लोग मिखाइल बर्नस्टैम और किंग्सले डेविस का 1991 में एडिटेड बुक देख सकते हैं, रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन। ओके, अदर राइटिंग्स में यदि बात करें तो इन 1957 डेविस प्रेडिक्टेड, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, ये प्रेडिक्शन किया था कि हाँ ऐसा होगा, दैट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वुड रीच 6 बिलियन। इन्होंने कहा था कि 6 बिलियन तक पॉपुलेशन पूरी दुनिया की चली जाएगी बाय द ईयर ऑफ 2000 तक में जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन तक चली जाएगी, ऐसा इनका प्रेडिक्शन था। ही वॉज रिमार्केबली क्लोज, दैट पॉपुलेशन फिगर वॉज रीच्ड इन अक्टूबर 1999। तो 1999 के अक्टूबर महीने में ही ये जो पॉपुलेशन का इन्होंने एक लिमिटेशन दिया था कि यहाँ तक पहुँच जाएगी जनसंख्या, वो अक्टूबर 1999 में ही पहुँच गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे अपना प्रेडिक्शन करने के। ओके, इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये आप सभी को पता है, ह्यूमन सोसाइटी। ओके, मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, सिटीज़, देयर ओरिजिन्स, ग्रोथ एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
द पॉपुलेशन ऑफ जमाइका, ये किंग्सले डेविस के द्वारा लिखा गया बुक। मिलिट्री मैन पावर पोटेंशियल ऑफ टर्की, ये किंग्सले डेविस की बुक है। ओके, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग को 2-3 और बुक है देख लेते हैं। मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे कट कर दीजिएगा आप लोग। ओके, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन 1950 to 1970, ये वॉल्यूम 2 था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फैमिली स्ट्रक्चर इन जमाइका, द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन और रेज हो जाता है कि जमाइका में इन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर, जो पारिवारिक संरचना होती है, उसमें इनका अध्ययन रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग किंग्सले डेविस के बारे में डिस्कस किए, और आई थिंक किंग्सले डेविस से इससे बाहर तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से किंग्सले डेविस से जुड़े हुए वो हम सभी ने डिस्कस किया। और यदि फिर भी आप लोगों के मन में कोई क्वेरीज होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। और आज थोड़ा सा मेरे गले में थ्रोट पेन सा फील हो रहा था, वो एक्चुअली मैं आप लोगों को बताई कि अंडमान ट्रिप पे मैं चली गई थी 1 वीक के लिए, और थोड़ा पानी चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। वॉइस भी आप लोगों को बहुत भारी भारी लग रही होगी, बट फिर भी ठीक है। कुछ हम लोग अभी ऐसी क्लासेस जो है सैटरडे संडे तो वैसे ही वीकेंड रहता है, मंडे से फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अच्छा, यहाँ पे जहाँ तक बात यूपी पीजीटी की है, आप लोग परेशान नहीं हुई, आप लोग बार बार परेशान हो रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मन में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम इतनी जल्दी दिसंबर के हाफ में ही करा दिया जाएगा और हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात जो है वो बार बार कहती हूँ कि कभी भी आप लोग डेट का इंतज़ार मत किया करिए। ये मैंने आज नहीं, मुझे लगता है जब मैं यूपी पीजीटी का सिलेबस मैंने लगभग ऑलमोस्ट 3 महीने या 4 महीने पहले डिस्कस किया था, ज़्यादा ही हो गया होगा। उस समय भी मैंने यही कहा था कि आप लोग डेट का कभी भी ये डेट का इंतज़ार मत किया करिए। अगर सपोज मान लीजिए कि डेट आ जाती है, गवर्नमेंट को क्या है या किसी भी आयोग को क्या है, उसको तो वो चाहेगी तो जो एडमिट कार्ड जारी होता है वो 20 दिन पहले जारी कर सकती है। तो आप इस तरीके की तैयारी रखिए कि अगर आपको एडमिट कार्ड जारी हो गया तो आप एग्ज़ाम जाके दे सकें। आप लोग बार बार डेट क्यों देखते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है। आप लोगों को मैं यही बात बार बार समझाती हूँ कि आप लोग डेट के बारे में क्यों टेंशन लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। क्या अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक होने वाला हो तो आप लोगों की प्रिपरेशन इस लेवल तक हो गई है कि आप लोग जाके तुरंत एग्ज़ाम दे सकते हैं? अगर नहीं हुई है तो आप लोग जो टाइम ये देखने या सोचने में बिता रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, या क्या रियल में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर मान ही लेते हैं कि दिसंबर 15 को एग्ज़ाम हो जाता है, सेकेंड वीक के बाद से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, तो आप लोगों को इस समय स्टडी पे फोकस करना चाहिए, ना कि मन में ये डाउट्स होने चाहिए कि अगर एग्ज़ाम हो गया तो क्या करेंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम तो देना ही है, ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम आप लोग देंगे नहीं। तो बेहतर है कि आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करिए। और ऑलरेडी हम लोग भी, अगर मुझसे जो साथी जुड़े हैं, मुझे लगता है कि मैं कम से कम 1-1.5 साल से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, और मैंने बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को रेडी कराए हैं। आप लोगों को मैं ये भी बार बार बताई हूँ कि जो भी है उसका नोट्स आप लोग बनाते जाइए, उसका बार बार रिवीजन करिए। मैंने एक लेक्चर में ये भी मैंने बताया था कि आप लोगों को प्रिपरेशन करनी कैसी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों के तैयार होने चाहिए, जिसमें से आप लोगों को भी, जैसे कि हम पढ़ते हैं बार बार, तो ये रहता है कि हमने चलो सिलेबस पूरा पढ़ लिया, आप लोगों को ये लगता है कि हमने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, तो बहुत सारे उसमें फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों को पता रहेंगे, तो हमें उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी हमें पता ही है, हमें वो पढ़ना है जो हमें नहीं पता है। तो उसमें से सॉर्ट आउट करके आप लोग देखेंगे 50% प्रिपरेशन वैसे ही हो गई रहती है। तो हमें प्रिपरेशन जो करनी है वो रिमेनिंग 50% की ही करनी है। तो इसके लिए आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। जो नोट्स है, नोट्स ज़रूर बनाइए। आप लोग कुछ नहीं है तो अभी मैं यही कहूँगी, अगर अभी तक भी आप लोग नहीं बनाए हैं तो थोड़ा सा टारगेट करिए
सीरियसली थोड़ा पढ़ के, और आप लोग कम से कम 10 दिन के अंदर जो है 10 डेज़ के अंदर आप लोग जो भी नोट्स बना सकते हैं, जितना जो चीज़ें नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं पता है उन सब के एक बार नोट्स बना जाइए आप लोग, ताकि उसका आप लोग क्विक रिवीजन कर सकें। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है कि क्या दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, ये भी क्वेरी आई थी मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% क्या, ऑलमोस्ट 99% चांसेस यही हैं कि एग्ज़ाम शायद ना हो, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है कि सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकता है आयोग और आप लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो मेरा जो एजम्पशन है वो यही है कि 90% चांस है ये कि एग्ज़ाम नहीं होगा। बट फिर भी अगर एग्ज़ाम होता भी है, क्योंकि सपोज ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये तो आयोग के हाथ में है। तो अगर सपोज वो एग्ज़ाम कराने की मूड में अगर है भी, तो भी आप लोगों के पास कम से कम ये मान के चलिए कि 3 वीक्स का टाइम तो पूरा का पूरा है। ये तो आपसे कोई नहीं ले रहा है। 3 वीक्स क्या, ऑलमोस्ट 4 वीक्स तक का टाइम है। तो ये मान के चल सकते हैं कि 1 महीने का टाइम आप लोगों के पास है। और आप लोग इसमें अगर पहले से पढ़ते रहे हैं तो आप लोग रिवीजन ज़रूर कर सकते हैं। आप लोग 3 वीक्स रख लीजिए, कंप्लीट बार बार रिवीजन करिए, और लास्ट वीक में आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक अगर मेरी बात है, आप लोगों में से हमारे कुछ साथी बोले थे कि UPPGT का थोड़ा मैराथन क्लास करने के लिए, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि डेट आ जाने देते हैं। एक बार डेट आ जाता है तो हमें क्या लगेगा, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों को किस तरीके से याद रखना है या तैयार करना है, उसको एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेंगे। बट डेट तो अभी सामने है नहीं, तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।